Okay, good evening, students. So we are continuing our lecture of this course, Design of Steel Structure. I think this is lecture number 13, I think. Okay, so इसमें जो है लास्ट टॉपिक रह गया था ग्रूव वेल्ड, ठीक है, वो आज हम कवर करते हैं. देन उसके बाद वी विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट, टेंशन मेंबर. ग्रूव वेल्ड या बट वेल्ड, वन द सेम थिंग. स्क्रीन आपको शेयर हो रही प्रॉपर. लेट मी चेक. वॉइस इज ओके, स्क्रीन इज ओके. तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, ठीक है. ग्रूव वेल्ड और बट वेल्ड है ना. ये आपको होता क्या है, ये हमने पहले थ्योरी में डिस्कस कर लिया था. और अभी हम डिजाइन देखेंगे. कुछ डिजाइन स्टेप्स होंगे, कुछ कोडर प्रोविजंस होंगे, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हम आगे फिर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे इसमें. तो बट जिसे हम बट ज्वाइंट पढ़ते थे, ये दो प्लेट अगर हमको ज्वाइन करनी है विद द सेम लेवल मतलब जो एक्सिस है दोनों का वो सिमिलर है, ठीक है. और उनको हमें ज्वाइन करना होता था बोल्ट में. तो हम क्या करते थे, बेसिकली एक हम कवर प्लेट प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है. एक कवर प्लेट अगर हम ऊपर प्रोवाइड करते थे और यहाँ से हमने कर देते थे इसमें बोल्टिंग, राइट. और बोल्टिंग अगर इस तरह से हमने कर दी, एक ही कवर प्लेट है तो इसको बोलते थे सिंगल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है. इसी में अगर हम लोअर पोर्शन में भी अगर हम कवर प्लेट प्रोवाइड कर दें तो उसको हम बोलते थे डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है. बेस्ट कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी. बेस्ट हमारा होता है डबल कवर बट ज्वाइंट. व्हाई? बिकॉज जो लोड पास होता है आपका, वो जिस एक्सिस से पास होता है दैट एक्सिस, और जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है बोल्ट से, जो लोड आपने लगाया वो लोड ट्रांसफर हुआ बोल्ट पे. तो बोल्ट जो रजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे पी लोड लगा तो यहाँ ये रेजिस्टेंस फोर्स होगा P/2 और P/2. इधर भी इस तरह से P/2 P/2. उन दोनों रेजिस्टेंस फोर्स का, ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल सेंटर से पास होगा, समेशन ऑफ दिस P, और दैट इज इक्वल टू दैट P एक्सटर्नल लोड, ठीक है. तो ये दोनों सेम एक्सिस से पास होंगे. तो एसेंट्रिसिटी इज जीरो. एसेंट्रिसिटी ऑफ फोर्सेस इज जीरो बिकॉज resisting force, resultant resisting force and the external load is passing through the same axis. That's why हम बोलते हैं कि डबल कवर बट ज्वाइंट इज मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट. एसेंट्रिसिटी जीरो होगी तो मूवमेंट की वैल्यू भी जीरो होगी, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है. ये तो थी बट ज्वाइंट की. वेल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम इस तरह से वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं. अगर हमने सिंगल वी वेल्डिंग प्रोवाइड करी तो इस तरह से होती है, कुछ ये गैप हो जाता है नीचे, ठीक है. और एक हम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन है नीचे, अगर इस तरह से ये एक ऐसा शेप आ गया दो ट्रायंगल का, डमरू जैसा शेप है, तो इसको बोलते हैं डबल वी ग्रूव वेल्ड, ठीक है. तो इसमें छोटे छोटे एक दो टर्म है उनके बारे में जान लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे. बहुत छोटा सा टॉपिक है. स्पेसिफिकेशंस में क्या है, साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है. साइज ऑफ द वेल्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस. वो तो हमारा होता ही है फिलेट वेल्ड में भी. थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू K इंटू एस. एस इज द साइज ऑफ वेल्ड, और K होता है हमारा एक कांस्टेंट जो डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ फ्यूजन पे जिसमें आपने वेल्डिंग करी है, ठीक है. यहाँ पर K वगैरह नहीं है, ठीक है. एस इज द साइज, ठीक है ना. तो जो थ्रोट थिकनेस है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है, विच इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इटसेल्फ, ठीक है ना. यहाँ पे जो थ्रोट थिकनेस के कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी देखिए, TT थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इटसेल्फ, ठीक है. इस तरह से आपको ये लेनी है. अब ये कह रहे हैं फॉर द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन,
जैसे सिंगल वी ग्रूव वेल्ड है, सिंगल वी ग्रूव वेल्ड है, ठीक है, इनकम्प्लीट, क्योंकि ये सिंगल वी है तो पेनिट्रेशन इसके यहां तक नहीं हुआ है, कुछ गैप है। तो फॉर द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन थ्रोट थिकनेस आईएस कोड ने कहा कि लगभग इतनी होती है 7/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, बट आप इसको इग्नोर कर दीजिए। फाइनली कोड ने कहा कि स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए जो आपको थ्रोट थिकनेस लेनी है दैट इज 5/8 ऑफ थिकनेस, 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है ना। मतलब थिनर प्लेट की थिकनेस आपको 10 mm अगर गिवन है तो 5/8 टाइम्स ऑफ 10 mm आप लेंगे, किसके लिए, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के लिए, सिंगल वी के लिए, ठीक है। 7/8 जस्ट एक मेंशन किया हुआ है कि रिसर्च में आया था पिक्चर में, बट ये आप इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। 5/8 लेना है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स, एक प्रोविजन है, इफेक्टिव लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। रिइंफोर्समेंट वेल्डिंग का क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है और देख लीजिए, कोई खास ऐसा ज़्यादा यूज़ नहीं है। एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल विच मेक द थ्रोट थिकनेस एट लीस्ट 10% ग्रेटर, ठीक है, 1 to 3 mm, नॉट कंसिडर्ड इन डिज़ाइन। इतना कंसिडरेशन डिज़ाइन में इसका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये 2 प्लेट ली, ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि वेल्डिंग तो बेसिकली यहीं पे प्रोवाइड करनी चाहिए ना, प्लेट के बीच में ही। थोड़ा सा हम ऊपर ये जो एक डिपॉजिट कर देते हैं, ऊपर भी थोड़ा सा वेल्डिंग मटेरियल यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है, एज अ रेजिड्यू। ये एक्स्ट्रा आपने इस सरफेस के ऊपर प्रोवाइड करा, ये कितना प्रोवाइड करना है, 1 to 3 mm, और इसी चीज़ को कुछ बोलते हैं टेक्निकली रिइंफोर्समेंट वेल्डिंग के टर्म में, ठीक है। ठीक है, तो ये अब इसका बेसिकली फॉर्मूला हो गया, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इन टेंशन, ठीक है, कुछ नहीं है, वही है स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, एरिया लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस, कहीं टी कहीं टी लिख लीजिए, थ्रोट थिकनेस इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, एरिया इनटू स्ट्रेस, और ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। ये आपको पता ही है, पहले बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। शॉप वेल्ड के लिए 1.25, साइट वेल्ड के लिए 1.5 होता है, ठीक है। शेयर में मैंने बताया था, शेयर में जहां भी टर्म आएंगी स्टील में, वहां पे आपको √3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, है ना, शेयर स्ट्रेंथ कम होती है, ओके, माइल्ड स्टील की। तो Fy ओवर √3 इंटू गामा MW इंटू एरिया, थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ, ठीक है। ये पेज बेसिकली इसके बाद ये पेज हम काउंट करेंगे, पेज वो एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू द इंडिविजुअल फोर्स ड्यू टू द कंप्रेशन, टेंशन और शियर, ठीक है। तो स्ट्रेस वो तो फोर्स था, स्ट्रेस जो भी आएगा उसको डिनोट कर रहे हैं Fa या Q से, वो स्ट्रेस आपका क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय द एरिया, ठीक है। Fa क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस लाइक टेंशन कंप्रेशन ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट, और Q इज द shear स्ट्रेस ड्यू टू द shear एंड टेंशन, ठीक है। तो टेंशन यहाँ से कट कर दीजिए, जो भी शेयर से आ रहा है, ठीक है ना, वो आपका Q है शेयर स्ट्रेस, और जो भी नॉर्मल आ रहा है कंप्रेशन टेंशन से एक्सियल वाला, वो आपका Fa से डिनोट करेंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस जो हमारा होगा दोनों का रिजल्टेंट, वो Fe मतलब F इक्वलेंट और F रिजल्टेंट विल बी दी √FA² प्लस 3Q का स्क्वायर, शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज steel is critical in shear, steel is critical in shear as compared to tension और compression, ठीक है। टेंशन में तो अच्छा होता है ये, कंप्रेशन में भी स्टील अच्छा होता है, तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर 3। अब ये 3 क्यों है सर, 2 क्यों नहीं है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है, एज आईएस कोड का तो मैं फॉलो करना है, ठीक है। और दिस इक्विवेलेंट फोर्स शुड बी लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इन LSM। तो स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इन LSM क्या होगी, Fu अल्टीमेट ओवर √3 इंटू गामा MW। अगर ये इससे स्मॉलर है और इक्वल है तो देन फाइन, ओके। इफ इट इज नॉट, इफ इट इज ग्रेटर देन दिस, देन डिजाइन इज नॉट गुड, सो यू हैव टू रिपीट द डिजाइन, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन न्यूमेरिकल, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कैसे सॉल्व करना है।
क्वेश्चन, टू प्लेट ऑफ थिकनेस 12 mm एंड 10 mm, दो प्लेट हैं, ठीक है, डिफरेंट थिकनेस, एक की 12 mm एक की 10 mm है, आर टू बी ज्वाइंट बाय अ ग्रूव वेल्ड। अच्छा, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, ठीक है, या तो वो बोल देगा ग्रूव वेल्ड से डिजाइन करो, या वो इनडायरेक्टली ऐसे बोलेगा कि वी हैव टू डिजाइन दीज प्लेट एट द सेम लेवल। तो सेम लेवल से आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो आपका ग्रूव वेल्ड की बात कर रहा है। द जॉइंट इज टू बी सब्जेक्टेड टू फैक्टर टेंसाइल लोड ऑफ 250 किलोन्यूटन, assuming an effective length of 150 mm, check the safety of joint। ठीक है, लेंथ भी दे दी उसने, फोर्स भी दे दिया, बस हमको सेफ्टी चेक करनी है जॉइंट की, ठीक है। लेट अस सी हाउ। फर्स्ट दोनों केस के लिए सॉल्व करना है बेसिकली। फर्स्ट केस इज सिंगल वी ग्रूव वेल्ड एंड अनदर केस इज डबल वी ग्रूव वेल्ड, ठीक है। अच्छा, एज्यूम Fe410 गेट स्टील प्लेट एंड वेल्ड आर दी शॉप वेल्ड, ठीक है ना। शॉप वेल्ड आपको पता है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दो प्लेट हो गई आपकी, 10 mm की हो गई, एक 12 mm की हो गई। आपने इस अगर सिंगल वी ग्रूव वेल्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द सिंगल वी ग्रूव वेल्ड। अच्छा, मैंने बताया था सिंगल वी ग्रूव वेल्ड को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। चूंकि ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है तो थ्रोट थिकनेस कैसे निकालेंगे, बताया था आपको, 5/8 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो थ्रोट थिकनेस TT will be the 5/8 times of the thickness of thinner plate, मतलब that is 10 mm। तो ये आपका 6.25 mm, ठीक है, थ्रोट थिकनेस फॉर द सिंगल वी वेल्ड। अच्छा, एल इफेक्टिव इज गिवन टू यू, दैट इज 150 mm। एल इफेक्टिव गिवन टू यू, थ्रोट थिकनेस आपने निकाल ली, राइट। तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं, तो TDW इक्वल्स टू क्या होता है, Fy इंटू एल इफेक्टिव इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रोट थिकनेस डिवाइड बाय द गामा एम डब्ल्यू। For shop weld, gamma mw is 1.25. Okay, everything is given to you here. TDW is coming out as 187.5 kilonewton। जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारे गिवन लोड से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 187 आई, ये गिवन लोड से कम होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए, तभी सेफ होगा हमारा जॉइंट, है ना। बट गिवन लोड फैक्टर्ड गिवन लोड इज 250 किलोन्यूटन, तो 187.5 इज लेसर देन 250, तो हेंस इट इज नॉट सेफ। आप बोलोगे नॉट सेफ और फेल और नॉट ओके, कुछ भी इस तरह से आप एक नोट छोड़ दोगे, ठीक है, लिखोगे, मेंशन करोगे जरूर। सो एज इट इज कमिंग लेस, तो इससे पता चलता है कि हमको कंप्लीट पेनिट्रेशन देना पड़ेगा, डबल वी ग्रूव वेल्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले पेज पे चलते हैं, इसके बाद वाला कंटिन्यूएशन में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर द डबल वी ग्रूव वेल्ड थ्रोट थिकनेस क्या होती है, क्योंकि आपने डबल वी कर दिया, इस तरह से भी आपने ले लिया, इस तरह से भी। अच्छा, अब देखो ये हाइट तो इससे ज्यादा हो गई ना, 10 से ज्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हाइट जो ऊपर ली है आपने, नीचे लिए, इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, रिइंफोर्समेंट, ठीक है, रिइंफोर्समेंट ऑफ वेल्ड। बट दिस थिंग इज नॉट कंसिडरेबल इन दी डिजाइन। इसको हम ऐसा बोल दो कि एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, बट इसको हम थिकनेस में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सो फॉर डबल वी ग्रूव वेल्ड थ्रोट थिकनेस इज थिकनेस ऑफ प्लेट इटसेल्फ व्हिच इज 10 mm, राइट। वहां पर 6.25 थी, यहाँ पे 10 हो गई, तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो रेस्ट थिंग आर सेम, एल इफेक्टिव इज सेम, Fy is same, gamma mw is same, ठीक है, thickness is 10, so it is coming as 300 kilonewton। this time strength is 300 kilonewton which is greater than 250 kilonewton, so design is safe। okay, so now fine, तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है, फिनिश करते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लीजिए। इसमें आपको बेसिकली लेंथ निकालनी है, कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही न्यूमेरिकल है, बस थिकनेस दे दी, लेंथ निकालनी है, तो कुछ खास ऐसा नहीं है इसमें। एक क्विकली देख लीजिए, अ जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड शियर फोर्स ऑफ 300 किलोन्यूटन। अच्छा, वन मोर थिंग, देखो ऊपर वाले न्यूमेरिकल में क्या गिवन था आपको, टेंसाइल फोर्स, राइट। व्हेन टेंसाइल फोर्स इज गिवन टू यू then you will consider what, tensile strength, TDW, okay, Fi over gamma mw into LW into TT। but if shear force is given to you in question, shear force
शेयर फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, शेयर स्ट्रेस वाला, शेयर वाला लगेगा, है ना। तो शेयर वाला क्या फॉर्मूला था हमारा, Fy/√3, बस सेम फॉर्मूला था बट नीचे √3 की डिवीजन था। और तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द फैक्टर्ड शेयर फोर्स इज 300 किलोन्यूटन, एज्यूमिंग द सिंगल वी ग्रूव वेल्ड, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड if thickness of the thinner plate is 8 mm, assume the Fe410 grade steel and welding are shop weld, ठीक है। 1.25 हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट डायरेक्टली गिवन है 8 mm, ओके। तो फॉर द सिंगल ग्रूव वेल्ड व्हाट इज द थ्रोट थिकनेस, 5/8 इंटू टी, 5/8 इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 mm आ गया, ठीक है ना। अच्छा, शेयर फोर्स इज गिवन 300 किलोन्यूटन, तो आप लिख दोगे एफ एस शेयर फोर्स इज इक्वल टू एल इफेक्टिव इंटू 5 थ्रोट थिकनेस इंटू एफ वाई ओवर गामा एम डब्ल्यू इंटू √3। √3 यहाँ पे डिवाइड में आप डाल दोगे बिकॉज इट इज शेयर केस, ठीक है। शेयर फोर्स इज गिवन टू यू, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, एल इफेक्टिव इज अननोन हियर, सो इफेक्टिव लेंथ आपने कैलकुलेट कर दी, कितनी आई, 520 mm, ठीक है। लगभग आधा मीटर कितनी आ गई इसकी इफेक्टिव लेंथ आ गई। तो टोटल लेंथ इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, टोटल लेंथ क्या होता है, एल इज इक्वल टू एल इफेक्टिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है ना। फिनिश करते टाइम पे बताया था आपको 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द वेल्ड लेते हैं, ठीक है। सो एल बिलीव दैट 520 प्लस 2 इंटू एस, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हियर टी। ग्रूव वेल्ड के केस में साइज ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू थ्रोट थिकनेस, सो एस इज इक्वल टू टी यानी एस इज इक्वल टू 5 mm, तो टोटल लेंथ इज कमिंग आउट 530 mm। तो इस तरह से ये ग्रूव वेल्ड का न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व होगा, ठीक है। तो पॉइंट्स which needs to be remember, which needs to be, ठीक है, memorize, that is throat thickness is equal to size, throat thickness for single groove weld is 5/8 into t, throat thickness of double groove weld is equal to t itself। तो ये कुछ पॉइंट्स रिमेंबर आपको करने हैं, फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इजीली आपका हो जाएगा। अच्छा, एसेंट्रिक केस ऑफ द वेल्ड जब हम कर रहे थे उसमें भी एक ग्रूव वेल्ड का कंसिडरेशन था ऊपर, वो एक बार बस देख लेते हैं। Yes, this is the out plane eccentricity case, out plane eccentricity case। इसमें हमने फिलेट वेल्ड से भी करा था और ये न्यूमेरिकल ग्रूव वेल्ड से भी है, तो इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे आप, तो ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। यू आर एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। तो ये है आपकी यस आउट प्लेन एसेंट्रिसिटी केस था हमारा, है ना। इसमें देखो फिगर आपके सामने देखिए, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, प्लेट है, एसेंट्रिक लोड P इज गिवन विद एसेंट्रिसिटी E, इट इज एक्टिंग एट एसेंट्रिसिटी E। ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर साइड व्यू हम एनालाइज करेंगे तो साइड व्यू इस तरह से आएगा, ओके, दिस विल बी द साइड व्यू। तो साइड व्यू आप देखेंगे तो अगर आपको ये दो पार्ट ऑफ द वेल्ड दिख रहे हैं, इट मींस इट इज व्हाट, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड, इट इज फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। मतलब प्लेट ये है आपका, आपने ऐसे प्लेट लगाई है तो इधर भी वेल्ड कर दिया, इधर वेल्ड कर दिया, बट हमें अभी पढ़ना है क्या, बट वेल्ड, ठीक है। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बट वेल्ड। या दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रूव वेल्ड, बट वेल्ड, ठीक है। तो सॉल्यूशन, एज्यूम द डबल ग्रूव वेल्ड। अच्छा, अब क्या है कि डिजाइन कर रहे हैं तो सेफर साइड के लिए चलेंगे तो सिंगल वी प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम बात करें डबल ग्रूव वेल्ड की, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, पी लोड गिवन है आपको 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, 50,000 हो गया। इस तरह से ये इस कॉलम से प्लेट अटैच है ना, और ये आपने यहाँ पर जो है वेल्डिंग कर दी। तो जब इसका आप साइड व्यू देखेंगे तो वेल्डिंग मटेरियल इज लाइक अ सिंगल स्ट्रिप इटसेल्फ, सिंगल स्ट्रिप होगी एक। फिलेट वेल्ड में दोनों साइड होता था वेल्डिंग, तो इसमें सिंगल स्ट्रिप होगी, है ना।
इस सिंगल स्ट्रिप की थिकनेस कितनी होगी, थ्रोट थिकनेस टी के बराबर होगी, और लेंथ इसकी जो होगी दैट इज इट्स डेप्थ और हाइट, है ना। तो इसको हमने डिनोट कर दिया डी से। तो अगर वेल्डिंग का मैं एरिया की बात करूं कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ वेल्ड, तो आप बोलेंगे डी इंटू टी ई, राइट। एज दिस इज डबल वी ग्रूव वेल्ड, so throat thickness for this case is thickness of plate, है ना, thickness of bracket that is 10 mm given to you, let us say 10 mm is given, okay। तो थ्रोट थिकनेस मिल गया 10 mm, लेंथ ऑफ आप एरिया ऑफ वेल्ड आपको मिल गया, है ना। तो वर्टिकल शियर स्ट्रेस Q इक्वल्स टू डायरेक्ट इज इक्वल टू P अपॉन एरिया, ठीक है। तो P इज 50 into 1000 ओवर एरिया, एरिया इज D हाइट into 10 mm। So when you solve this, you will get Q is equal to 25 megapascal or 25 Newton per mm square, okay। नेक्स्ट इज द बेंडिंग। अच्छा, जब एसेंट्रिक लोड है तो इसमें आपको बता रखी चीजें सारी, इस तरह से बेंडिंग होगी, ब्रैकेट में बेंडिंग होगी तो ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन, नीचे टेंशन आएगा, राइट। तो बेंडिंग स्ट्रेस एफ बी इज इक्वल टू 6 m अपॉन टी ई इंटू डी स्क्वायर। अच्छा, ये सॉल्व कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये बेंडिंग इक्वेशन से ही आएगा, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, है ना। एंड देन आप आई को ओपन कर दोगे बी डी क्यूब बाई 12 से, देन यू विल गेट दिस टर्म। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू पी इनटू एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इज गिवन 150 mm, ओके। तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, यू विल गेट एफ बी इज इक्वल टू 112.5 मेगापास्कल, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस आपको मिल गए, शेयर स्ट्रेस आपको मिल गए। व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेस, इक्विवेलेंट स्ट्रेस हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, इट इज बेंडिंग स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्यू का स्क्वायर, ओके, 3 टाइम्स ऑफ शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर। तो everything you have, so when you put this you will get equivalent stress 120.53 megapascal। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक। कोई आपको मिलती है उसमें डिफरेंस मिलता है तो मुझे बताएंगे आप। 120.53 megapascal is equivalent stress। now last task is to compare this equivalent stress with the strength of weld in LSM, ठीक है ना। तो strength of the weld in LSM आपको बताया था क्या होता है, FU over √3 into gamma mw। this thing must be less than this thing must be greater than or not less than this F equivalent, ठीक है। अगर ऐसा है आप प्रूफ करेंगे, अगर ऐसा है देन योर डिजाइन इज सेफ, इफ इट इज नॉट सो देन यू हैव टू रिपीट दिस डिजाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेल्डिंग फिनिश, और फर्स्ट यूनिट भी फिनिश हो चुकी है। द नेक्स्ट इज द सेकंड यूनिट, दैट इज टेंशन मेंबर, ओके। तो इस तरह से ये है इसमें, है ना, डेफिनेशंस है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इसमें। और मेन टास्क टेंशन मेंबर चैप्टर में होता है आपका नेट एरिया कैलकुलेट करना, कि हाउ वी विल कैलकुलेट द नेट एरिया एट डिफरेंट सेक्शन, ओके। तो दिस थिंग विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। इस तरह से कभी मेंशन किया हुआ है, ये 3 बोल्ट गिवन है आपको। एक सेक्शन हमने ये मान लिया 1 लेटर से, अदर क्रिटिकल सेक्शन इज दिस 2 लेटर से, है ना, और थर्ड वन इज दिस इंक्लाइन। तो फॉर 1 व्हाट विल बी द एरिया, फॉर 2 व्हाट विल बी द एरिया, फॉर 3 व्हाट विल बी द एरिया, है ना। तो तीनों एरिया कैलकुलेट करेंगे आप, और देन यू विल गेट टू नो कि किसमें सबसे लेसर एरिया आ रहा है ना। जो एरिया सबसे लेसर होगा वही पॉइंट क्रिटिकल होगा, जो पॉइंट क्रिटिकल होगा वही उसी सेक्शन से पहले जो है हमारी प्लेट फेल करेगी। तो वी हैव टू फाइंड लेसर एरिया अलोंग दी ऑल क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस अभी मैं आपको ब्रीफ कर दिया। दिस इज आल्सो ए फिनोमिनन shear lag इफेक्ट, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास, ठीक है।